नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कविंद्र। शुरुआत हेडलाइन से। रूस के साथ व्यापार, परमाणु ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर समझौतों की उम्मीद। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आपसी मुद्रा में फिर व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव। संसद में उठा धर्म परिवर्तन का मामला। राज्यसभा में प्रधानमंत्री से बयान की मांग। सरकार ने कहा कानून व्यवस्था राज्य का विषय। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की विकसित देशों से मदद बढ़ाने की अपील। पर्यावरण मंत्री ने कहा कार्बन उत्सर्जन में विकासशील देशों को मिले ज्यादा छूट। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। नॉर्वे के ओस्लो में सत्यार्थी ने की बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना। और चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में कल बेल्जियम से भारत की भिड़ंत। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मजबूत, 7 विकेट पर 517 रन। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। और पहली खबर में बात होगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। भारत और रूस कल कई समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। इनमें ऊर्जा से लेकर रक्षा और उच्च तकनीक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखर वार्ता से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपसी मुद्रा में व्यापार का प्रस्ताव भी रखा है। फिलहाल भारत रूस डॉलर और यूरो में आपसी व्यापार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गुरुवार को दिल्ली में शिखर वार्ता होगी। इसका मुख्य जोर आपसी व्यापार बढ़ाना है। पुतिन ने रूबल रुपए में व्यापार फिर शुरू करने का ऑफर दिया है। भारत ने कहा कि दोनों देश अगले दशक के रिश्तों के रोडमैप पर भी विचार करेंगे। A dominant theme of this summit will be the spelling out by the two leaders of a joint vision of our relationship for the next decade. It will provide a roadmap for enhancing the partnership between our countries to qualitatively new levels. It will have a strong focus on redefining the economic partnership. प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति दोनों देशों की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से भी संयुक्त रूप से मिलेंगे। पुतिन तेल और गैस के अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर बात करेंगे। रूस चाहता है कि भारत उसके यहाँ तेल और गैस के क्षेत्र में निवेश करे और इनका आयात करे। रूस भारत में परमाणु ऊर्जा के नए संयंत्र भी लगाना चाहता है। दोनों देशों के बीच फिलहाल महज 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है। I think India has an opportunity to cash in on this opening and sign a deal possibly for gas exports at a very favorable price. We can circumvent that by using processed oil. दोनों देश स्मार्ट सिटी समेत रक्षा उपकरण, लड़ाकू विमान और उच्च तकनीक में व्यापार पर भी बात करेंगे। जानकारों की राय है कि मौजूदा हालात में भारत और रूस के बीच बेहतर रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। Which has its own national interests. One of them is having traditionally friendly relations with the Russian Federation, which is, I think, is a great partner for India. We are the only pair in the world of the great powers which never had even a quarrel with each other. And after the Crimean crisis and the economic isolation, Putin's economic situation inside Russia is pretty bad, and so he needs China and India to invest, so the oil and gas fields become revenue earners for the Russian state. रूस में कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भारत के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। रूस फल और कृषि उत्पादों का बाजार दुनिया के लिए खोलने जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर साहब। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि भारत के नज़रिए से पहले रूस आखिर क्या चाहता है भारत से इस वक्त, इन हालात जो हैं इस वक्त में यूक्रेन को लेकर जिस तरीके की बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उसके बाद रशिया आखिर किस एजेंडे के साथ पुतिन साहब की मैं कहूँ कि भारत यात्रा से देखते हैं? उनका एजेंडा तो है, हमारा भी एजेंडा है, लेकिन उससे पहले हम दोनों के एक तगड़े ताल्लुकात हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, यहाँ तो हर एक बंदा जानता है कि ये हमारा दोस्त है। तो दोस्ती को कायम अपनी जगह रखना
उसे बढ़ाना, ये तो एजेंडा में ये कोई लिखेगा नहीं कि लेकिन ये इसका हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है मेरी राय में। अब जो स्पेसिफिक बातें हैं जिस पर अग्रीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, एक तो अभी आप कह रहे थे, आपके लोग भी कह रहे थे कि एटॉमिक मामला, इसमें रूस और भारत के ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं। खुलाम की बात होती है और उन्होंने वहाँ वो पावर प्लांट्स बनाए हैं। वो चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि और पावर प्लांट्स आएँ, इससे कि मौका है और हमारी ज़रूरियात भी हैं और वो तैयार है हमें देने के लिए। लेकिन उसमें जो अपनी बातचीत जो चल रही है और उसमें जो रुकावटें हैं, यानी वो रूस की तरफ, रूस की वजह से नहीं है, ना हमने बनाई है, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम्स हैं बाकी। और मुझे लगता है कि जब ये मोदी जी और मिस्टर पुतिन मिलेंगे तो इन पर जरूर कुछ ना कुछ बातचीत होगी। एक जो ऑफर मैं देख रहा था रिपोर्ट्स में, जो अलग अलग खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार होता है उसमें लोकल जो उनकी करेंसी दोनों कंट्रीज की, उनको लेकर चर्चा हो रही है कि हम उसमें करेंगे यूरो और डॉलर की बजाय। इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसे माना जाए कि जो स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत होगी या इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, एक ज़माने में, मैं पुरानी बात मुझे याद आई जो आपके कहने पर, हमारी व्यापार जो होती थी हमारे और रूस के बीच में, वो रूबल में हुआ करती थी और रुपए में। फिर वो कन्वर्टेबल करेंसी में आ गई, वो दुनिया बदल गई कोल्ड वॉर के अंत पर। लेकिन अब लगता है कि दोनों तरफ से ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हम रूबल और रुपए में व्यापार करें, देखिए हमारा फ़ायदा है या हमें डॉलर में करना है कि या यूरो में या किसी और फॉरेन करेंसी में। तो ये एक चक्कर से चलता रहता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। हमें देखना होगा कि इसमें फ़ायदा क्या है और किस हद तक है। और अगर हम रूबल और रुपए में व्यापार करें एक हद तक, तो ये फिर ये इसमें वो क्या बार्टर भी हो सकता है। हाँ, तो एक ज़माने में हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि एक ज़माने में रूस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। यही रूबल रुपए की बात चल रही थी। अब वहाँ तक तो खैर पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन शायद इससे कुछ व्यापार पर को फ़ायदा हो। वहीं एक और जो, अगर मैं पिछले एक साल के आंकड़े को देख रहा था हैदर साहब, पाकिस्तान के साथ भी व्यापार बढ़ा है रूस का, और बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ा है। क्या इस लिहाज से भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है? और यहाँ पर जो एक मैं कहूँ कि मेक इन इंडिया का एक नारा और जो एक विज़न प्रधानमंत्री साहब का है, क्या उस दिशा में भी कुछ बड़े हस्ताक्षर, कुछ बड़े समझौते आप देखते हैं? नहीं, वो तो ज़रूर मेक इन इंडिया, अगर ये हमारी पॉलिसी है जैसे ऐलान हुआ है, तो हमारी कोशिश ज़रूर ये रहेगी कि जब जो हम ख़रीदते हैं वहाँ से, उसका एक हिस्सा यहाँ इंडिया में बने। ये नहीं कि हम बड़ी मनाई चीज़ वहाँ से लाएं। और ये इसके लिए रूस भी तैयार है। उन्होंने इतने बार कहा है कि जो जैसे ब्रह्मोस है, हथियार जो हैं जो हम वहाँ से लेते हैं, वो यहाँ बनाने के लिए तैयार हैं। और जितने बना रहे हैं, यकीनन कोशिश ये रहेगी कि उसमें इजाफा हो और बढ़ाए। जी। और रिपब्लिक डे परेड पर ओबामा साहब को निमंत्रण दिया गया, वो आ रहे हैं। उससे पहले ये विजिट, कहा यह जा रहा है, क्या वाकई कुछ रिलेशन दिख रहा है इसमें, या फिर जिस तरीके से तवज्जो अमेरिका की तरफ बढ़ी है भारत की, उसके बनस्पति, उसके कंपेरिजन हम कहें, रूस अब अपनी पोजीशनिंग थोड़ा सा और चाहता है? देखिए, मुझे तो ये मुकाबला जो हम लोग कहते हैं, मुझे तो ये नज़र नहीं आता। ये पुतिन साहब आ रहे हैं, अब एक सिलसिला बन चुका है कि हर साल लीडर जो हैं वो मिलेंगे। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए और हो रही है दोनों तरफ से कि जो ये अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ताने ताल्लुकात हैं, ये अपने जगह रहें और इनमें कोई कमी ना हो। तो ये मिलने से, इनकी मुलाकात होने से
ये नहीं, एक ये मकसद है उनके आने का, ये नहीं कि किसी के खिलाफ वो एक्शन लें या कुछ इशारा दें, नहीं, वो नहीं है। नहीं होना चाहिए। और जो आर्थिक जगत से खबरें हैं वो बहुत ही, मैं कहूँ कि रूस के लिहाज से आर्थिक मंदी के संकेत दिख रहे हैं कि अगले शायद फाइनेंशियल ईयर में कुछ हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि 40% तक करीब रूबल की जो वैल्यू है वो गिरी है। ऐसे में भारत से जिस तरह की उम्मीद रूस कर रहा है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर दूसरे सपोर्ट को लेकर, वाकई आपको लगता है कि इस वक्त मौका है भारत के पास जब वो अपनी दोस्ती को और मजबूती या नए लेवल तक ले जा सकता है? बिल्कुल सही आपने कहा, ये मौका है कि दोस्ती को नए लेवल पर ले जाए। ये नहीं कि हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर रूबल कमज़ोर हो गया है, ये ऐसे पहले भी हो चुका है, हर चीज़ ये पहली बार नहीं होती है। तो हमारे उस मौके पर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, रूबल बिल्कुल फ्री फॉल में था, तो उस वक्त इंडिया ने वो आगे बढ़े थे हम, और हमने दिखाया था कि हम तैयार हैं। ये खुदाम का समझौता जो हुआ था उस वक्त, और उसमें उसे आगे बढ़ाने में हमारा हाथ बहुत बड़ा था उस वक्त। और इसी तरह मौके तो निकल सकते हैं अगर नियत ठीक हो। चलिए, नियत ठीक हो, मौके निकल सकते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस तरह खत्म करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने 2000, मुझे याद पड़ रहा है कि जब पुतिन साहब आए थे और उस वक्त ये था कि सालाना बैठ के होंगी भारत और रूस के शिखर सम्मेलन, 14 बरस लगातार कंटिन्यूएशन में फिर पुतिन साहब मैं कहूँ कि यहाँ पर हैं, तो आपको लग रहा है कि जितनी बेहतर तरीके से वो भारत की ज़रूरतों को और भारत के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ते कदमों को समझ सकते हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे कि एक ऐसा दोस्त जिसके बारे में कहना नहीं पड़ता है, वाकई इस वक्त में दोनों देशों के लिहाज से रिश्तों की ज़रूरत न सिर्फ रूस को है बल्कि हमें भी उतनी ही है? जब बिल्कुल सही है, हमें तो है ही है। हमें एक तो हथियार हम लेते हैं वहाँ से, और जैसे अभी कहा गया था, वो हम बनाना भी चाहते हैं, और व्यापार भी बढ़ाना चाह रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स, तेल वगैरह, गैस का मौका शायद अभी नहीं आया, इसलिए कि उसे यहाँ लाना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं उतना। जी हाँ, लेकिन तेल तो आएगा, और भी देखना हो, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो हैं वो भी वहाँ से मिल सकते हैं। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सालन साहब, हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। आगरा में धर्म परिवर्तन का मुद्दा आज संसद में भी उठा। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इस घटना के पीछे हिंदूवादी संगठनों के हाथ होने का आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष ने प्रधानमंत्री से इस पर बयान की मांग की। उधर केंद्र सरकार ने कहा कि यह मुद्दा राज्य सरकार का विषय है। राज्यसभा में बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया है। हमारे देश में जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो केंद्र में या राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके जान माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाए। कांग्रेस और वाम दलों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की भी मांग की। सरकार को निर्देश दे, सदन की भावना को देखते हुए, देश के संविधान को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया जाए कि सरकार इस पे अपनी सफाई दे, सरकार आश्वस्त करे। क्रिसमस के आगे इस तरीके की बातें जो हुई, गुमराह करके लोगों को गलत बातें बताकर उनको जो है धर्म परिवर्तन का जो ये करवाने की जो मांगी, इसकी पूरी की पूरी खंडन इस हाउस में होनी चाहिए और सरकार को यहाँ पे आकर जवाब देना होगा। सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकारों के जिम्मे है और इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सरकार ने धर्म परिवर्तन के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई। वो पर्टिकुलर घटना का प्रश्न है, वो आगरा में हुई है, उसमें मेरी जानकारी में एफआईआर भी लिखी गई है, और जिसमें किसी पर्टिकुलर संगठन का राजनीतिक कारणों से नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराए जाने की मांग भी की। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदस्यों को चर्चा के लिए पूर्व नोटिस देने को कहा। इसके पहले लोकसभा में भी ये मामला उठा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद ने सरकार से आगरा की घटना के बारे में पूछा। कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ब्यूरो इनपुट के साथ कीर्ति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। बीमा विधि संशोधन पर राज्यसभा की प्रवर समिति ने आज सदन में रिपोर्ट पेश की। समिति ने विदेशी निवेश की सीमा 49% रखने की सिफारिश की है। प्रवर समिति के अध्यक्ष चंदन मित्रा ने बुधवार को सदन में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने विशेषज्ञ के तौर पर प्रतिभूति अपीलेट ट्रिब्यूनल में बीमा उद्योग से एक प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसमें अपराधों की गंभीरता के हिसाब से बीमा कंपनियों के लिए सजा की सिफारिश भी है। बीमा एजेंटों की कमीशन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का सुझाव दिया गया है। साथ ही कमीशन की संरचना बाजार की स्थितियों के आधार पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जरिए तय करने की भी सिफारिश की गई है। I rise to beg to lay on the table of the House the report of the Select Committee of the Rajya Sabha on the Insurance Laws Amendment Bill of 2008. समिति के 15 में से 4 सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई। इनमें सीपीएम के पी राजीव, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और जेडीयू के केसी त्यागी शामिल हैं। राज्यसभा ने इसी साल अगस्त में बीमा विधि संशोधन विधेयक 2008 पर 15 सदस्यीय प्रवर समिति गठित की थी। कीर्ति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए आज लोकसभा में खेद जताया। इसके साथ ही इस मुद्दे पर गतिरोध खत्म हो गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आपत्तिजनक टिप्पणियों पर अफसोस जताया। बनर्जी ने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाएं आहत करने या अपमान करने का नहीं था। Since you are making this statement from this chair to respect your chair, and if I hurt anybody's sentiment, I express my regret. इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल्याण बनर्जी को सदन के बाहर दिए गए विवादास्पद बयान पर खेद प्रकट करने की सलाह दी थी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसके लिए वो उन्हें बाध्य नहीं करेंगी। मेरा आपसे निवेदन है, एक वाक्य और आगे भी हम बोले कि मेरे किसी को दुखाने की मंशा नहीं थी, लेकिन अगर मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली है, कोई हर्ट हुआ है, तो 1-2 शब्द सॉरी के बोलने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इसके ऊपर आपकी मंशा मैं कोई ये तो नहीं करूंगी कि जबरदस्ती नहीं कर सकती। कल ही मैंने कहा। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। शून्यकाल में बीजेपी सांसदों ने सदन में कल्याण बनर्जी के माफी मांगने की मांग की। इस पर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे सदन के बाहर दिए गए बयानों पर माफी मांगने की गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि तब यह स्थिति नहीं थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से गरीबों के मुद्दे उठाने को कहा। राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम में केरल कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार कुछ घरानों के हित में फैसले कर रही है। Today the senior leaders of the BJP cannot dare say anything. That is the situation. They tell us in parliament. They silently tell us in parliament that we cannot open our mouth. This does not do justice to this country. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार के जनहित में लिए गए फैसले बदले जा रहे हैं। The Congress party has to merge itself with the people of this country, especially the weak people, the poor people of this country, and has to fight their battle. And I'm confident that you will do that. You are the only people capable of doing that. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि 6 महीने में केंद्र सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस को इसे एक अवसर समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे और 5वें दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आज सूबे में जमकर प्रचार किया।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में बुधवार को 4 रैलियां की। गिरिडीह के झंडा मैदान में उन्होंने विपक्षी पार्टियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से धनी है, इसके बावजूद विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही राज्य में स्थिर सरकार दे सकती है। झारखंड ने सरकार बनते देखी है, झारखंड ने सरकार गिरते देखी है। चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने डुमरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की और राज्य की तस्वीर बदलने का वादा किया। लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे, हम अपने इलाके के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो जैसे बड़े दिग्गज भी प्रचार मैदान में उतरे। राज्य में चौथे दौर के लिए 14 सितंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नर्सरी एडमिशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आज सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों में गांगुली कमेटी के आधार पर दाखिला करने को कहा था। अभिभावक संघ और दिल्ली सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 28 नवंबर के सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है, जिसके बाद अभिभावक संघ और दिल्ली सरकार की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है। तो हम इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें रिलीफ दे सकती है। इससे पहले सिंगल बेंच ने नर्सरी दाखिले के लिए उपराज्यपाल की ओर से दी गई गाइडलाइंस को खारिज कर दिया था और स्कूलों को जस्टिस गांगुली कमेटी के आधार पर अपने नियम खुद तय करने की छूट दी थी। मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी को होगी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार धमाके के दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की फांसी पर रोक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मेमन की पुनर्विचार याचिका पर महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआई से जवाब मांगा है। इस मामले में सिर्फ याकूब मेमन को ही सजाए मौत मिली है। 3 जजों की बेंच ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका पर फैसले तक याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की फांसी पर रोक रहेगी। मेमन के वकील ने दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को फांसी देने की खास वजह नहीं बताई। मेमन ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने की मांग की है। अब जो है 28 जनवरी को रिटर्नेबल है नोटिस, तो उस दिन अब जो भी फैसला होना है इसके ऊपर हियरिंग होगी, जो अब प्रॉपर हियरिंग होगी वो 28 जनवरी को होगी। हमारे को लाइफ सेंटेंस से ज्यादा नहीं मिल सकता था, बट हमारे को डेथ सेंटेंस दिया गया है। सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। बाकी जो पॉइंट्स हमने आर्ग्यू किए थे, जो कोर्ट को इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से उन्होंने आज नोटिस इशू किया है। याकूब मेमन की पुनर्विचार याचिका पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2013 में याकूब मेमन को फांसी की सजा के साथ 27 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को आज नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक समारोह में उन्हें सम्मान दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल सर्टिफिकेट, मेडल और $11 लाख के साथ सम्मानित किया गया। कैलाश को यह सम्मान बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बाल अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया। उन्होंने दुनिया भर के बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की है। I call upon the governments and intergovernmental agencies, businesses, workers, teachers, NGOs, faith leaders, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।